नए साल में अमेरिका की सबसे कमजोर शुरुआत। डाउ कल फिर से 400 अंक टूटा। एशियाई बाजारों में रिकवरी और एसजेएक्स निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव। ने खत्म किया सर्किट फिल्टर का नियम, लेकिन क्या गिरावट रोकने के लिए कारगर होंगे ये नियम, सबसे बड़ा सवाल। कच्चे तेल में रिकवरी के संकेत नहीं। ब्रेंट क्रूड अब भी $34 के करीब, मगर ग्लोबल राजनीतिक संकट के चलते सोना पहुंचा 9 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर। नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में फसाए को दिया करारा जवाब। का मैगी मामले में ऐसे लैब की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई जो फसाई की शर्तों पर नहीं करते काम। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर लग सकता है इनकम टैक्स। सचिवों का समूह दे सकता है सुझाव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। दुनिया भर के बाजारों में भारी उतार चढ़ाव और चीन ने लिया है एक बड़ा निर्णय कि सर्किट फिल्टर नहीं होगा उनके बाजारों में। लेकिन क्या ये कमजोरी को थामने के लिए काफी होगा? और जो भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों में, क्या हम 7500 को होल्ड कर पाएंगे या फिर यहां से होगी शानदार रिकवरी? कैसे करें इस तरह के उतार चढ़ाव और कमजोर बाजार को ट्रेड, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, 4 दिन में 5% की गिरावट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज का जो फ्राइडे है वो ब्लैक फ्राइडे होगा या गुड फ्राइडे होगा। इस पर नजर होगी। एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या से देख रहे हैं वो इस सब नियमों में जो बदलाव हुआ उसको। आके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही टेक्निकल राय देने के लिए हमारे साथ संदीप जैन भी जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, सबसे बड़ा सवाल यही है, जो बैंडेज लगाने का काम हो रहा है। जब आपको गोली लगती है तो बैंडेज की जरूरत नहीं, स्टिचेस की जरूरत होती है। जो बैंडेज लगाए जा रहे हैं ये काम करेंगे? बैंडेज वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है शायद वो। तो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि टेम्पररी ठीक है कि आपने सर्किट फिल्टर हटा दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है हमें कि बाजार ज्यादा नहीं गिरेंगे। लेकिन असली कॉन्फिडेंस तो बाजार को तब आएगा जब आप बिकवाली पर रोक हटा दें। आप ये ना कहें कि जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है उन्हें बेचने से पहले आपको पूछना पड़ेगा, 15 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जिन लोगों को बेचना है उन्हें बेचना है, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और 1% से ज्यादा बेच नहीं सकते। 1% से ज्यादा बेच नहीं सकते। तो अल्टीमेटली ये समस्याएं चीन की तब सुलझेगी जो एग्रेसिव सेलर है, जिसे बेचकर निकलना है उसे बेचने दिया जाए या वो बेचकर निकल जाए। हो सकता है इन सब नियमों के चलते एक बार की आपको बाजारों में गिरावट थमती हुई नजर आए, लेकिन ये बहुत कारगर साबित होगी, इसकी संभावना कम है। और वैसे भी बाजार जिस तरह से एक हफ्ते में अगर चीन के बाजार 17-18% टूट चुके हैं तो थोड़ी बहुत रिकवरी आती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसे बहुत ज्यादा भरोसे से नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, अगर कल शाम को 8 बजे के आसपास ये खबर आ गई थी और उसके बावजूद अमेरिकी बाजार 400 पॉइंट नीचे जाकर बंद होते हैं, तो अमेरिका को पता है कि इस खबर का क्या मतलब है। अब भले ये अलग बात है कि एशियाई बाजार चीन को देखकर बहुत कमजोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी उतार चढ़ाव रहेगा। बेहतर तो ये होता है हेमंत, मैं उम्मीद जो कर रहा था कि आज अगर कमजोर शुरुआत हो जाए, 7500 के नीचे हम अगर थोड़ा फिसले, कमजोर ट्रेडर्स, क्योंकि 7500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वो पोजीशंस अगर कम हो जाती रही तो सेकंड हाफ की रिकवरी ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा बेहतर होती। तो आज मेरी सबसे ज्यादा नजर है 7500 पर। पहली बात मैं उम्मीद कर रहा हूं 7520-25 के नीचे बाजार न जाए, जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी दिख रहा है, लेकिन अभी भी खुलने में काफी वक्त है। अगर उसके नीचे गए तो फिर अगला सपोर्ट जो आपको बाजार पर मिलेगा वो सीधा 7400 से लेकर 7450 की रेंज में होगा। और वो रेंज है जहां पर आपको अपनी मंदी की पोजीशन काटनी चाहिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 7400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। मेरा यह समझना है कि हो सकता है सेकंड हाफ में आपको एक बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखे, लेकिन वो रिकवरी को आपको ट्रेड तभी करना है जब आप काफी नीचे खुल जाएं। अगर ऊपर खुल जाएं जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी दिख रहा है, तो ऐसे में आपको 7675, 7700 इस रेंज में बिकवाली करनी चाहिए। उसके ऊपर जाने की संभावना कम है। भारी उतार चढ़ाव रह सकता है बाजार में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा सावधानी रखें, क्योंकि अब जो रिकवरी आएगी वो पहले दिग्गजों में आने की संभावना ज्यादा है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है। बैंक निफ्टी 15800 पर अगला अहम सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी में तेजी का मूड 16400 के पार निकलने के बाद ही बनाए। तो बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद अहम सेशन, बड़े उतार चढ़ाव और बेहतर
बेहतर तो ये होगा हेमंत कि अगर कमजोरी के साथ शुरुआत करें तो मुझे लगता है फिर खरीदने का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। अगर मजबूत शुरुआत हो गई तो फिर मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में देखिए जब खुला था तो हरे निशान में खुला था, उसके बाद लाल में गया, फिर हरे में है, तो एक ये भी अभी तक कोई सही सिग्नल दे नहीं पा रहा है। क्लोजर टू मार्केट ओपनिंग देखना होगा किस तरह के संकेत यहां से मिलते हैं। बहरहाल 12 अंक की बढ़त के साथ ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अनिल, लोग यही कह रहे हैं कि जो चाइना की इंडस्ट्री है वो वहां की सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगी और कोशिश करेगी कि युआन को डिवैल्यू किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और जो दूसरे इकोनॉमीज की ग्रोथ है उसको चुरा सकें। उससे फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो करेंसी वॉर है ना वो छिड़ता हुआ दिखेगा। देखिए, अगर चाइना आधा % गिरता है करेंसी के में, तो आप लगभग आधा % रुपए को कमजोर होते हुए देखते हैं, तो अल्टीमेटली फिर फायदा कहां रहा आपका? नहीं, लेकिन वो बात सही है, लेकिन ये करेंसी वॉर जो है ना, अगर ये चलता रहा तो इक्विटी मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन नहीं, ये बात सही, ये बात साफ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बड़े लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर जब तक करेंसी स्टेबलाइज नहीं होगी तब तक बाजार को स्टेबलाइज होने में काफी वक्त लग सकता है। चलिए राकेश की एक राय लेते हैं, इस समय बाजार पर वो कैसे ट्रेड करेंगे। राकेश, कल 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हमने देखा सेंसेक्स को आते हुए, और निफ्टी भी कहने के लिए उस स्तर पर नहीं गया लेकिन 15-20 अंक ही दूर था। ये बताइए 52 वीक लोज से अब क्या हम एक बाउंस दिखा सकते हैं या आपको लगता है और नीचे जाकर नए लोज बनाएंगे? देखिए, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो 75-50 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सपोर्ट से इमीडिएट रिबाउंड देखने को मिलेगा कि इसको तोड़ के नीचे जाएगा। और हेमंत जी, काफी कुछ मिक्स है, कोई ऐसा गणित नहीं है कि 75-40 टूटेगा तो मार्केट अनदर 70-80 पॉइंट जाएगा। जैसे अभी अनिल जी ने भी बताया कि नीचे में 75-100 के अराउंड भी मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। अगर आप वीकली चार्ट उठाते हैं तो 74-80 के अराउंड निफ्टी का एक सपोर्ट बनता है। देखिए हेमंत जी, मार्केट्स काफी वोलाटाइल है और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे मार्केट्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉक स्पेसिफिक होके मार्केट के अंदर सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, जहां पर टेक्निकल कंफर्ट है, जहां पर स्टॉप लॉस जो है एक्चुअल ट्रेडर के कंफर्ट के हिसाब से नहीं, टेक्निकल कंफर्ट के हिसाब से है। जैसे कई आप सेक्टर्स को देखें, जैसे एविएशन सेक्टर मार्केट के डिक्लाइन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, गैस के काउंटर जैसे कि आईजीएल और गेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बट अगर निफ्टी में कोई मेजर क्रैक आता है तो जो स्टॉक्स अभी तक गिरे नहीं है उनमें भी गिरने का पोटेंशियल बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि एज ऑफ नाउ किसी को अगर नई पोजीशन लेनी है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट में ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशन लेनी है तो स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, टेक्निकली अभी नए नए ब्रेकडाउन्स हुए हैं, वहां पर सेल साइड की पोजीशन लेनी चाहिए और इंडाइसिस को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो फिलहाल इंतजार करें, उतार चढ़ाव के लिए तैयार हों। लेकिन संदीप, क्या फंडामेंटली आपको लगता है बाजार में खरीदारी का मौका आ गया है? क्या 7500 के लेवल पर आप दिग्गज शेयरों में खरीदारी करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैगर्ड बाइंग तो सर्टेनली करनी चाहिए, बट ये बहुत क्लियर है कि अगर पिछले 4-5 महीनों की अगर देखें तो 7550 का जो ये लेवल है ये बहुत अहम है। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर बहुत दिक्कत है मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि फिर 7200, 7000 के लेवल्स की भी बातें होने लगेंगी। और ऐसा लगता है, ये चार्ट्स देख के तो ऐसा ही लगता है। बाकी चाइना ने जो एक तरीके से ऑटोक्रेटिकली मार्केट्स को मैनेज करने की कोशिश की और जो खिलवाड़ किया उन्होंने एक तरीके से कि सर्किट्स के और ये सब के, तो उस चीज को शायद उन्होंने रियलाइज किया। और अब आज जो ये न्यूज है, सर्टेनली मुझे ये पॉजिटिव न्यूज लगती है, क्योंकि मार्केट्स के साथ आप कहीं ना कहीं वो फ्री मार्केट है और मार्केट अपने आप चले तो ज्यादा बेहतर है। मुझे याद है गुआर के साथ हुआ था, एक कमोडिटी है, छोटी सी कमोडिटी, जो कि समझ लीजिए शरीर में जैसे अपेंडिसाइटिस हटा दे तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही ये कमोडिटी थी जो बहुत बड़ी न्यूज नहीं बनी, बट रेगुलेटर्स ने और एक्सचेंजेस ने इसको एक तरीके से कहीं ना कहीं रेगुलेशंस के साथ कंट्रोल करने की कोशिश की थी और वो चीज 3000 से लेकर 30,000 तक गई और फिर उसके बाद उसको डीलिस्ट करना पड़ा। तो वैसे ही चाइनीज मार्केट से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अननेसेसरी रेगुलेशंस लाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए पूरे वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। और ये जो न्यूज है ये पॉजिटिव न्यूज है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि एक बाउंस आना चाहिए और यहां पे एक सपोर्ट लेना चाहिए और कुछ खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। कुछ एफएमसीजीज है, अर्बन कंजम्पशन वाली स्टोरीज है, वहां पे ध्यान दे तो सर्टेनली बाइंग बनती है। चलिए, तो वो कौन सी एनबीएफसीज हैं, वो कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो कौन सी
कंपनियां हैं जहां पर आज आपको खरीदारी करनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे संदीप से शो में आगे। लेकिन अनिल, एफआई का डेटा देखिए, डेज लो पर मार्केट बंद होता है और हम कल जब आखिरी सौदा कर रहे थे तो कह भी रहे थे कि कम से कम 4 डिजिट का कैश मार्केट का सेल का फिगर आएगा। ऐसा ही हुआ। 1052 करोड़ रुपए का बिकवाली एफआई ने कल घरेलू बाजार में करी है, और उससे ज्यादा खराब वायदा कारोबार थी। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए 1566 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, उसके साथ में ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा ढक देता है कि नेट बाएंगे, लेकिन 3844 करोड़ के जो ऑप्शन खरीदे हेमंत, उसमें बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि उसमें सारे ज्यादा जो खरीदारी वो पुट ऑप्शंस की है और जो कुछ बिकवाली है वो कॉल ऑप्शंस की है। यानी कि कॉल ऑप्शन बेचने का मतलब भी आप मंदी कर रहे हैं, बिल्कुल। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब भी आप मंदी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है इंडेक्स फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और कैश मार्केट में, तो फिर आप बचेंगे कैसे? तो एफआईएस की इतनी दमदार बिकवाली, अब आप रिलीफ कहां से लेते हैं? घरेलू फंड से। लेकिन अगर इतनी बड़ी बिकवाली के सामने घरेलू फंड सिर्फ 200 करोड़ का खरीदेंगे और वो भी सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, तो फिर मामला तो गड़बड़ है। तो ऐसे में ये आंकड़े बेहद दिक्कत वाले दिख रहे हैं कि इन आंकड़ों के दम पर अगर आपको सिर्फ एक ही राहत ले सकते हैं कि चूंकि एफआई इतना बेच चुके हैं शायद अब और बेचे ना बेचे, एक वो आप एजम्पशन कर सकते हैं, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आंकड़े बेहद खराब है। बिल्कुल बेहद कमजोर नंबर्स हैं एफआईएस की तरफ से और पिछले कई दिनों से ये नंबर्स कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल के दिन ही ऐसे खराब नंबर्स ये आए हों। अनिल से ये भी पूछेंगे कुछ ही देर में कि एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या हम ओवरसोल्ड हैं, यहां से बाउंस करने के लिए इस समय राइप है मार्केट, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन राकेश ये बताइए, आप कुछ सेक्टर्स का जिक्र कर रहे थे, एविएशन, ऑयल एंड गैस, अगर एक ट्रेड आज आपको लेना हो तो वो कौन से शेयर में लेना होगा और किस तरफ लेंगे? देखिए हेमंत जी, उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे मार्केट में काफी पैनिक है और काफी जो इन्वेस्टर्स है ना वो काफी पैनिक कर रहे हैं। देखिए निफ्टी में ट्रेंड काफी खराब है। अगर हम टेक्निकली देखें हेमंत जी, जब 8300 के लेवल्स नीचे में टूटे थे तो एक बेरिश पैटर्न से ब्रेकडाउन हुआ था और उस पैटर्न का जो टारगेट था वो 6800 का बैठता है। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई टेक्निकल ट्रेडर उन स्तरों से शॉर्ट करके पोजीशन को होल्ड कर रहा होगा, क्योंकि बीच में कितनी बार इतने शार्प पुलबैक्स आए और ऐसा लगा कि शायद ये जो पैटर्न है ये पैटर्न फेलियर ना हो। बट यहां से गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती। बट देखने की बात यह है, जैसे अभी संदीप भी कह रहे थे, अगर ये 75-50 के लेवल्स टूटते हैं तो 7200 तक निफ्टी जा सकता है। बट बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि अगर नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो उन नीचे के लेवल्स पे मार्केट कितनी देर रुकेगा? मुझे नहीं लगता है ज्यादा देर रुकेगा। एंड हेमंत जी, जिस तरीके से आपने पूछा, अगर मुझे कोई ट्रेड लेना हो इन स्तरों पर तो मैं सेल साइड की ट्रेड लेना चाहूंगा। एक काउंटर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसको शॉर्ट करना चाहूंगा 750 के स्टॉप लॉस के साथ 675 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक काउंटर ब्रिटानिया को भी शॉर्ट करना चाहूंगा 3013 के स्टॉप लॉस के साथ 2815 के लक्ष्य के लिए। दोनों के अंदर नए ब्रेकडाउन हुए। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर मार्केट में कोई रिबाउंड आता है और ये स्टॉप लॉसेस मैच होते हैं तो आप अपने सेल साइड के ट्रेड को स्टॉप लॉस के स्तर पर, जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो रिवर्स करें बाई साइड पर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 90% चांसेस अगर आप ट्रेड रिवर्स करते हैं तो अपने लॉसेस को आप मेकअप कर पाएंगे अगर आप इन स्तरों पे शॉर्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ब्रिटानिया, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बिकवाली करके आज चलना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आपको याद होगा संदीप कह रहे थे कि एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां में वो बुलिश हैं, पूछेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं और ये भी बताएंगे कि बाकी के 5 पंच क्या कह रहे हैं। जी हाँ, 5 का पंच हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। बताएंगे कहां पर आपको निफ्टी पर आज सपोर्ट मिल सकता है और कैसे से आप अप्रोच करेंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए काफी वॉलेटाइल हो रहा है, लाल हरे निशान के बीच में झूल रहा है। एशियाई बाजारों पर नजर रखिए, आप पाएंगे एसजीएक्स निफ्टी जरूर 7 अंक ही अब ऊपर है, लेकिन एशियाई बाजार आप देखिए हरे निशान में ट्रेड करते हुए करीब 2.25% की बढ़त चाइना के मार्केट्स में हो चुकी है और सभी एशियाई मार्केट्स अब हरे निशान में आते हुए, हांगकांग के मार्केट्स 200 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एफएनओ में लेकिन किस तरह के संकेत बन रहे हैं? कल जिस तरह से तेज गिरावट हुई है, क्या लग रहा है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ हम जा रहे हैं? उछाल वहां पर देखने को मिल सकता है? क्या आंकड़े आपको बता रहे हैं, खासतौर पर पुट कॉल रेशियो जिसको आप क्लोजली ट्रैक करते हैं? नहीं, ओवरसोल्ड की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ एक अहम सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ये जरूर है। और वो अहम सपोर्ट है 7500। तो आज के लिए मेरी नजर 7500 पर है।
7,500 के नीचे दिक्कत होगी। ठीक उस तरह से जैसे कल हम बात कर रहे थे कि 7,700 के नीचे दिक्कत बढ़ने वाली, 25 लाख शेयर 3 दिनों में जरूरत है। और उसमें भी आप देखिए हेमंत, 7,700 के नीचे सिर्फ 11 लाख शेयर कम हुए पुट में कल, यानी कि 13-14 लाख शेयरों की पोजीशन अब भी खड़ी है वहां पर, तो दिक्कत वहां पर है। अब 7,500 को मैं क्यों इतनी अहमियत दे रहा हूं? 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर खड़ा हुआ है। अगर फर्ज करें आप गिरावट बढ़ जाए और 7,500 के नीचे टिक जाए, तो ये 60 लाख शेयरों की जो इतनी ओपन इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई, और जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है, रिटर्न आपका उतना ही बनता है जितनी आपने प्रीमियम में बेचा है। तो होगा क्या? अच्छा, और ये सारे पुट पहले से बिके हुए हैं, जब निफ्टी 7,900 के आसपास ट्रेड करता था, तो ये लोग डरेंगे और इन्हें अपनी पोजीशन कम करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये जो पोजीशन कम करने का दबाव होगा, ये निफ्टी को 50 से 100 पॉइंट नीचे ले जा सकता है। तब आपको खरीदारी करने का मौका बनेगा, जब 7,500 टूटकर एक बार पैनिक होता हुआ दिखे, तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन छोड़ें। उस तेज गिरावट में आपको 7,400, 7,450 की रेंज में धीमे धीमे सेलेक्टिवली खरीदारी करनी है रिकवरी के लिए। लेकिन रिकवरी बहुत बड़ी होगी, इसकी संभावना कम है। जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 7,700 के ऊपर रिकवरी में बाजार के जाने की संभावना नहीं है। तो जैसे जैसे आप 7,700 के नजदीक पहुंचे, अगर अच्छी रिकवरी आ जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये संकेत वायदा कारोबार से साफ है। बाकी पुट कॉल रेशियो की जो आपने बात की 0.85 पर ही है, बदलाव नहीं है। वैसे मंदी की पोजीशंस काफी बनी, लेकिन पुट कॉल रेशियो इसलिए नहीं बदल रहा है कि पोजीशन पुट में तेजी की, पुट खरीदकर काफी ज्यादा एफआईज बना रहे हैं, इसलिए पुट कॉल रेशियो आपको सही पिक्चर इस वक्त नहीं दिखा रहा है, और यही वजह मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल ये साफ दिख रहा है 7,500 आज डिसाइड करेगा कि बाजार को क्या यहां से बड़ी कमजोरी दिखाना है या एक शार्प रिकवरी। तो 7,500 के आंकड़े पर नजर रखिए, देखेंगे कि इस आंकड़े को ब्रीच करता है मार्केट और उसके बाद किस तरह से ट्रेड करता है। लेकिन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? 5 एक्सपर्ट्स की हर रोज राय हम आपके सामने रखते हैं और ये भी बताते हैं कि इसमें से जो कॉमन ट्रेड निकल कर आ रहा है वो क्या है। देखिए, पुनीत किनरा कह रहे हैं कि आपको आज खरीदारी करनी चाहिए, 7650 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 7475 का निफ्टी पर एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। वहीं पर आए हमारे अगले एक्सपर्ट की तरफ से, और किरण जाधव कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। 7,520 का स्टॉप लॉस, एक टाइट स्टॉप लॉस 7,625 का लक्ष्य। मानव चोपड़ा, इनका मानना है कि बिकवाली करनी चाहिए, 7,450 तक जा सकता है निफ्टी। 7620 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। उसके बाद यहां पर वैशाली पारेख ने भेजा है हमें अपना टेक्निकल कॉल। 7,530 के स्टॉप लॉस से वो भी खरीदारी करना चाहती हैं। 7,620 पर उनका लक्ष्य है निफ्टी पर प्रॉफिट बुक करने का। हिमांशु शर्मा का मानना है कि बिकवाली की राय ही है उनकी। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि 7480 तक जा सकता है निफ्टी नीचे में। 7,604 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खरीदारी करिए, 2 एक्सपर्ट कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात हेमंत है कि जो खरीदारी की राय दे रहे हैं वो स्टॉप लॉस बहुत दूर का नहीं दे रहे हैं। 7,525 के आसपास का पहला स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, यानी कि कल की क्लोजिंग से 20-30 पॉइंट ही गिरे तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें। तो जो नीचे की रेंज साफ तौर पर दिख रही है, पहले 7,525 को होल्ड करना चाहिए बाजार, उसके नीचे फिसले तो 7,475 अगला सपोर्ट आता दिखेगा निफ्टी पर। रिकवरी हुई तो 7,625, 7,650 पर जाकर अटकेंगे, ये बता रहे हैं लेवल्स इस वक्त निफ्टी के। तो राय साफ तौर पर बटी खरीदारी और बिकवाली को लेकर। चलिए, तो बात हुई निफ्टी पर पंचों की राय की, लेकिन ऐसे कौन से वो 5 स्टॉक हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए? आइए देख लेते हैं आज के टॉप 5 शेयर्स। जीएम ब्रूरीज, ये लीकर कंपनी जो काफी दिनों से स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, तेजी में, हालांकि कल जरूर करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन नतीजे जो आए कल बाजार बंद होने के बाद दमदार दिख रहे हैं। 6 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 15 करोड़ के पार निकला है। आय 79 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ आती दिखी है कंपनी। 800% का शानदार रनअप एक साल में देखा जा चुका है इस स्टॉक में। तो इस पर नजर जरूर होगी, लेकिन नजर होगी L&T पर भी। L&T के कंसोर्शियम को ONGC से 2,450 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला। टाइटन, फाइनली जो सरकार ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर पैन नंबर देना जरूरी किया है, उसका असर दिखेगा कारोबार पर। ये खुद टाइटन के मैनेजमेंट का कहना है, और उनका ये कहना है कि इससे सेल्स में, आय में 500 करोड़ से ज्यादा की कमी हो सकती है। सिप्ला एक और ऐसी कंपनी जिस पर नजर होगी, आप आज इसको रडार पर रख सकते हैं। और ग्रोथ के लिए एक मैनेजमेंट टीम में बड़ा बदलाव करने की योजना है कंपनी की। CEO की अगुवाई में एक मैनेजमेंट
काउंसिल का गठन किया गया है। सुजलोन और यहां पर दिलीप सांघवी और बाकी दूसरे प्रोमोटर्स की तरफ से जो ओपन ऑफर शुरू हुआ था वो आज बंद हो रहा है। 18 रुपए पर इस 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये ओपन ऑफर दिया गया था। हालांकि स्टॉक उस प्राइस से लगातार ऊपर रहा है। कल जरूर थोड़ा करेक्शन दिखाए तो देखना होगा आज ओपन ऑफर बंद होने के बाद आज और सोमवार 2 दिनों तक सुजलोन के स्टॉक में किस तरह का एक्शन दिखता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे फोकस पूरी तरह से इन सारे शेयरों पर जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। आप कैसे करेंगे कमाई ये बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स। जी हाँ, सारे बड़े सवाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं पर आज हम फोकस रखते हुए आपके लिए तैयार करेंगे रणनीति। क्या वक्त आ गया खरीदारी का या फिर अभी झटके लगने और बाकी। चलिए अब बात करते हैं शेयरों की जहां पर आज एक्शन होने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स दोनों हमारे साथ है, राकेश बंसल और संदीप जैन। राय ली जाए उनसे। पहले तो संदीप, L&T जैसे दिग्गज पर राय लेना चाहता हूं। हालांकि आज 2450 करोड़ का ऑर्डर जरूर मिला है लेकिन इस वक्त नजर ऑर्डर पे है नहीं बाजार की। अब स्टॉक इतना पिट चुका है, 52 हफ्तों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ये हालत है, अब खरीदारी का मौका है या फिर अगर कमजोरी बढ़ेगी तो डर सबसे ज्यादा यहीं पर है। क्या करना चाहिए L&T में? देखिए, ये जिस तरीके से सरकार की जब भी पॉलिसीज की बात होती है और जो भी अनाउंसमेंट्स आते हैं और कई चीजों में जब भी इकोनॉमिक अपटर्न की बातें होती है तो L&T को एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी माना जाता है। और सर्टेनली जिस तरीके से ये कंपनी मैनेज्ड हो रही है, गवर्न हो रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सारे जो एग्जीक्यूशन स्किल्स और एग्जीक्यूशन लेवल्स है कंपनी के, वो सब बहुत अच्छे हैं। बट स्टिल, और आज एक पॉजिटिव न्यूज भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे कोई बुराई नहीं है लेना। मुझे संभव लगता है कि बाइंग बनती है और स्टैगर्ड बाइंग बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेते हुए लग रहे हैं मुझे। ये 7550 का जो रेंज है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्पेक्ट देगा इस रेंज को मार्केट। और सर्टेनली L&T एक लार्ज कैप है तो मार्केट के साथ बिल्कुल साथ चलता है, तो कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक करेगा यहाँ से। और मेरे हिसाब से बाकी टेक्निकल लेवल्स लेना जरूरी है, स्टॉप लॉसेस और ये सब, पर मैं फंडामेंटली ये कहूंगा कि आई लाइक दिस स्टॉक एट दीज लेवल्स। चलिए, फंडामेंटल्स सब पसंद हैं, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन आप देखिए रोज प्रेशर में है। तो टेक्निकल चार्ट पर एक बार राय ले लेते हैं। राकेश, चार्ट पर कैसा लगता है? क्या बाउंस दिखा सकता है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास है या आपको लगता है गिरावट अभी और आएगी? देखिए हेमंत जी, टेक्निकली देखें तो स्टॉक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है, बट ओवरसोल्ड के अंदर पुलबैक तो रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है स्टॉक में इन स्तरों पर बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, फर्दर 50-55 रुपए का डिक्लाइन इजीली देखने को मिल सकता है। अगर हम टेक्निकली देखें तो 1150 एक बड़ा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है स्टॉक 1150 तक के स्तरों तक इजीली नीचे में गिर सकता है। ओके, तो फिलहाल इंतजार कर लिया जाए L&T के स्टॉक पर। देखना होगा, बड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, कमजोर है, ऑर्डर से तो फर्क पड़ना नहीं है। बाजार का मूड सुधरे तो अलग बात है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ छोटे स्टॉक हमने चुने जहां पर ट्रेडर्स को बड़ा एक्शन करना पसंद आता है। सुजलोन, GM ब्रूरीज, इन शेयरों पर राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं राकेश और संदीप से और बता रहे हैं ऐसे शेयर जहां पर आज एक्शन खुलने के साथ ही देखने को मिलेगा। सिप्ला एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। यहां पर मैनेजमेंट में बदलाव किए गए हैं। उमंग वोरा को अपॉइंट किया गया है और ये एक बहुत क्रेडिबल हायर माना जा रहा था। जो इनकी नियुक्ति हुई थी उसके ऊपर काफी ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े जो एनालिस्ट थे वो काफी खुश थे। और जिस तरह से सिप्ला कोशिश कर रही है 6 मेंबर की एक नई मैनेजमेंट काउंसिल को बनाने के लिए और जिससे ये जो कामकाज है अच्छी तरह से चल सके, इसको संदीप आप कैसे रीड कर रहे हैं? सिप्ला हमेशा से, पहले तो खबरें आती थी कि ये कंपनी में प्रमोटर्स बदल जाएंगे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफी सारी कोशिश करी, टॉप मैनेजमेंट में फेरबदल किया और अब
ये जो कदम उठाया गया है इससे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस काफी खुश हैं, क्या यहाँ पर तेजी हो सकती है आज? नहीं, बिल्कुल, सर्टेनली इट्स अ गुड स्टेप। इनफैक्ट ये जो मैनेजमेंट काउंसिल अपॉइंट किया है तो सर्टेनली इसमें और मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म और इफेक्टिवनेस ज्यादा आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में सर्टेनली सिप्ला और बायोकॉन ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी देखें तो बहुत ही बेहतरीन और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। बड़ी 2 फार्मा कंपनीज में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है और सिप्ला की कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी लॉन्चेस और ये सब की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, जिन्होंने निवेश कर रखा है वो बिल्कुल बने रहें। बाकी इस न्यूज से कोई बहुत बड़ा उछाल आ जाए मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट लॉन्गर टर्म में सर्टेनली इट्स अ गुड न्यूज। एंड देखना होगा कि मैनेजमेंट काउंसिल भी कैसे चीजों को रन करते हैं और अलग तरीके से, बट इट्स अ गुड बाय, इट कैन बी अ गुड बाय एट डिक्लाइंस और इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड की राय दूंगा मैं। चलिए, और अब हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन के डेरिवेटिव हेड नवनीत दागा भी जुड़ेंगे वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए, लेकिन उनसे बात करूं उससे पहले एक और स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है, सूज़लोन, इस पर राय लेना चाहता हूं। पहले संदीप आपसे, आज इनका ओपन ऑफर बंद होने जा रहा है। 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 18 रुपए पर ओपन ऑफर दिया था दिलीप सांघवी जी और बाकी दूसरे प्रमोटर्स ने। अब 18 रुपए में तो कोई इन्हें शेयर देगा नहीं भाव, लेकिन करेक्शन के बाद वापस 21 रुपए के आसपास आया है। क्या मौका है खरीदारी करने का? प्रमोटर की स्टेक तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या ये मानकर चलें कि 18 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, वो ओपन ऑफर प्राइस है, उसको देखकर खरीदना चाहिए क्या, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत सही कहा अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी गुड लेवल टू बाय। इनफैक्ट 19 रुपए से लेकर ये 20 रुपए, 20.5 रुपए, ये एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है। आज 21 रुपए के लगभग कल बंद हुआ था। हो सकता है कि आज मार्केट उछले तो ये भी उछाल दे, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए इन लेवल्स पे भी। बट जो भी बाइंग करे ये ध्यान रखिए कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। जो प्रमोटर्स हैंड्स चेंज हो रहे हैं उसका कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं इम्पैक्ट आने में, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने में। और जो सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे उसका भी इनफैक्ट इम्पैक्ट आने में 1.5 साल 2 साल लगेंगे। और डीलिवरेजिंग कर रही है ये बैलेंस शीट को, जैसे ये सैनवियन को बेचा, फिर वॉल्यूम्स में भी अच्छी ग्रोथ है। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है इन लेवल्स पे और बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। और नीचे आए तो और भी बाइंग करें। 18 से नीचे वाकई में जाता हुआ नहीं लगता अनिल जी, जैसा आपने कहा। और ओपन ऑफर भी इन लेवल्स के आया है और यहाँ पे तो सर्टेनली कोई भी नहीं बेचेगा, बट इस चीज को पॉजिटिवली देखिए और 20-21 रुपए का जो लेवल है इसको एनकैश करना चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। चलिए, तो 23% जो दिलीप सांघवी जी ने खरीदा था उसके बाद 26% के लिए मैंडेटरी ओपन ऑफर था, इसलिए ओपन ऑफर आया था। बहरहाल ये आज ओपन ऑफर खत्म हो रहा है। देखना होगा कितने शेयर इनके पास आते हैं और प्रमोटर होल्डिंग में किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। सोमवार को स्थिति ज्यादा क्लियर हो जाएगी इस मामले पर। लेकिन वक्त है संदीप आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और इन सब शेयरों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। मयूरेश हमारे एक्सपर्ट अब हमारे साथ जुड़ेंगे फंडामेंटल राय देने के लिए और नवनीत हमारे साथ बन चुके हैं। नवनीत, पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं और मार्केट में अगर एक ट्रेड लेना हो निफ्टी में तो किस तरफ लेंगे आज आप? आज अगर एफएनओ के अगर संकेत देखेंगे तो काफी हद तक काफी मिक्स्ड है। एफआईआईज में बहुत हद तक एग्रेसिव पुट बाइंग चल रही है लास्ट कपल ऑफ डेज में। लास्ट मंडे से देखने को मिल रहा है कि बहुत हद तक उन्होंने नीचे के लेवल्स पे पुट बाइंग कर रहे हैं। 77 से लेकर 7400 तक की हर एक स्ट्राइक्स पे ऑलमोस्ट काफी हद तक एग्रेसिव पुट बाइंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली वॉलेटिलिटी पिकअप हो रही है। जो आप विक्स इंडेक्स देख रहे हैं लास्ट एक वीक के अंदर में ऑलमोस्ट 24% अपसाइड देखने को मिल चुका है विक्स इंडेक्स में फ्रॉम लोअर लेवल से। तो अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। फॉर द ट्रेड अगर आज के लिए बात करेंगे तो 7550 के एक सपोर्ट लेवल निफ्टी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और नीचे में 7500 पुट्स पे काफी एग्रेसिव बिल्डअप है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ से एक चांस ले सकते हैं कि 7550 के एक आसपास के नियर अबाउट वहां पे निफ्टी लॉन्ग करें और 7500 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक इंट्राडे ट्रेड के लिए 7650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रा को लेकर खरीदारी करने के मूड में है। खरीदारी का मूड थोड़ा थोड़ा बन रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा ऊपर आने की कोशिश तो कर रहा है। बाकी एशिया को देखिए मजबूत हो गया, लेकिन हमारे एसजीएक्स निफ्टी में वो दमखम दिख नहीं रहा है। वजह ये भी हो सकती है हम गिरे भी कम है दूसरों के मुकाबले में, तो फिर बढ़ने में भी अगर वक्त लगाएं तो गलत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी, ये बताएं नवनीत, क्या वहां पर भी खरीदारी करेंगे?
नहीं अनिल जी, बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल नहीं ले सकते। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर एक्चुअली वीक हुआ है। बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है लाइक एसबीआई, उनमें काफी एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनके अंदर में काफी बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है चार्ट्स में भी, एज वेल एज एफएनओ के अंदर में भी काफी हद तक शॉर्टिंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी अंटिल वो प्रीवियस लो समवेयर नियर टू 15,800 के लेवल्स के नियर अबाउट वहां पे एक लेवल टच करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में उछाल के अंदर में बिकवाली करने की सलाह दूंगा। 16,400 के एक आसपास का एक स्टॉप लॉस बना के चले अपसाइड पे पोजिशनल ट्रेड के लिए। वहां के अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है, नहीं तो अभी भी ट्रेंड वीक लोअर साइड पे है और 15,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ऊपर आए तो मार्केट्स में बेचना चाहिए। चलो उछाल में बैंक निफ्टी में बिकवाली कह रही है। मयूरेश की राय भी जानते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पर इस समय क्या निकल कर आ रही है। हाय मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले बैंक ही दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया है इस मार्केट में। हम देख रहे हैं चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, हर रोज नए 52 वीक्स लो दिखा रहे हैं। ये खरीदारी करेंगे या आपको लगता है कि अभी और नीचे जा सकते हैं? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक क्लियरली आपका एक साल के ऊपर का नजरिया और ये बार बार कह रहे हैं, और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी एक बहुत शार्प हो सकती है भी। आई थिंक जो एसेट क्वालिटी को रिलेटेड कंसर्न्स है रादर आई थिंक दे विल बी प्लेड आउट ऑन द पब्लिक सेक्टर साइड। प्राइवेट में भी आई थिंक अगर आप देखते हैं जो एक्सपोजर है कॉर्पोरेट और एसएमईज का, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, येस बैंक हो, आई थिंक वहां पे थोड़े हमने देखा है कि जैसे क्लीनिंग अप ऑफ बैलेंस शीट्स हो रही है, द पीकिंग ऑफ एसेट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पॉइंट्स आई थिंक ये क्वार्टर या उसके बाद के क्वार्टर तक आई थिंक खत्म होने चाहिए। और जहां तक अर्निंग्स अपग्रेड्स का सवाल है, मुझे लगता है अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी शुड बी इन एक्सेस ऑफ 20-22% फॉर दीज बैंक्स एज अ होल। तो इन जनरल आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन कैसे इन्वेस्टर्स इसको अप्रोच करें। आई थिंक एक बंच ऑफ स्टॉक्स अगर ये लेते हैं प्राइवेट स्पेस में से, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी और स्प्रेड करते हैं, आई थिंक दैट्स मच बेटर स्ट्रैटेजी टू डू। और अगले 2 से 3 महीने में आई थिंक स्प्रेड करें इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स आई थिंक हायर लेवल्स पे है होल्ड ऑन करें। मुझे लगता है आई थिंक FY17 के जो नंबर्स आएंगे दैट इज आफ्टर 4 क्वार्टर्स आई थिंक विल बी मच बेटर। इसलिए आई थिंक प्राइवेट स्पेस इज समथिंग दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। और हालांकि प्रीमियम पे ट्रेड होता है पब्लिक सेक्टर काउंटर पार्ट्स पे, आई थिंक दैट प्रीमियम जस्टिफिकेशन शुड कंटिन्यू। ओके, ये राय है इस वक्त बाजार पर मयूरेश की तरफ से। स्टॉक्स पर फोकस, नवनीत हमारे साथ है। नवनीत की लिस्ट में मैं देख रहा हूं कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग दोनों ही कॉल्स हैं। तेजी करने की राय भी है और मंदी करने की भी। पहला स्टॉक जो उन्होंने मंदी के लिए चुना है वो है ऑब्वियसली बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी पर उनका कॉन्फिडेंस कम है, निफ्टी भली खरीदने का मौका दे रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज को शॉर्ट करना चाहते हैं। नवनीत बताइए इसके बारे में। राजीव जी, इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पीएसयू बैंकिंग फ्रेश 52 भी लोग देखने को मिल रहा है एवरी डे। इसके इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में बहुत बड़ा चार्ट ब्रेकडाउन है 150 के नीचे। काफी हद तक काफी टाइम इसने कंसोलिडेट किया 150 से 160 की रेंज पे, इसमें काफी सपोर्ट देखने को मिला। बट वंस जब ब्रेकडाउन मिला उसके बाद में मोमेंटम एक्सेलरेट हो रहा है डाउन साइड पे। एक अभी भी इसके अंदर में शॉर्ट करने का मौका है, जिसके अंदर में 140 की रेंज पे अभी स्टॉक फ्यूचर्स 139 से 140 की रेंज पे इसको शॉर्ट करें। नीचे में 125 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और अपसाइड पे 148 का एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा शेयर पर। लेकिन जीएम ब्रूरीज अनिल कुछ देर पहले इस शेयर का जिक्र कर रहे थे। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो 10.5% से बढ़कर 25.6% रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए करीब 2.5 गुना जंप यहां पर देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीनों में 500% से ज्यादा का रनअप ये शेयर दिखा चुका है। मेरे ट्रैक करते हैं आप इसे। महाराष्ट्र की एक बड़ी लिकर कंपनी है और ज्यादातर समय जो 500% की मैं बात कर रहा हूं उसमें सर्किट टू सर्किट में ही ये शेयर गया है। हालांकि कंपनी ठीक ठाक लगती है, डेट फ्री है, लेकिन इतनी अच्छी तेजी इसमें देखी जा चुकी है। अब क्या राय रखते हैं आप? नहीं, क्लियरली आई थिंक ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन जितना मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है मुझे लगता है आई थिंक जो डायनामिक्स है आई थिंक कुछ ओवरनाइट चेंज नहीं हुए हैं और जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट आई है आई थिंक दैट इज क्वाइट ह्यूमंगस। इसलिए आई थिंक एक कंपैरेटिव हम चेक अगर लेते हैं फॉर दिस एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल, मुझे लगता है आई थिंक रैडिको खैतान एक मच बेटर पोजीशन में प्लेस्ड है और इसका पूरा थीसिस आई थिंक अंडरलाइन पूरे इंडस्ट्री के लिए ही होगा। आई थिंक अगर स्टेट हाइक्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ लिकर प्राइसेस जो हम उम्मीद कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, टॉप लाइन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम्स
एज वेल एज रियलाइजेशन आई थिंक अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी बात, आई थिंक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है जनरली फॉर द इंडस्ट्री, अब ये नहीं की बात करें या बाय प्रोडक्ट्स की बात करें जो ये यूज करते हैं, मुझे लगता है आई थिंक द करेक्शन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ ही संकेत दे रहा है। और तीसरी बात, आई थिंक जो अर्निंग्स आएंगी ये सारी कंपनीज की, आई थिंक द अर्निंग्स कैन बी फार बेटर, क्योंकि अगर आप एक कंपैरेटिव चेक लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ, तो आई थिंक इट इज ट्रेडिंग एट अ मच हायर वैल्यूएशन। तो अगर हम रैडिको और यूनाइटेड स्पिरिट्स को कंपेयर करें ऑन एन ईवी टू सेल पैरामीटर तो 1.3 अगेंस्ट 4.3, और मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स की पूरी स्ट्रैटेजी होगी ऑन गेटिंग बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब यही होता है कंपैरेटिव प्लेयर्स लाइक जीएम, रैडिको खैतान को वॉल्यूम ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक रैडिको खैतान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग वैल्यूएशंस इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, तो रैडिको खैतान ज्यादा बेहतर दिखता है जीएम ब्रूअरी से। देखना होगा इन नतीजों के बाद स्टॉक पर क्या रिएक्शन आज देखने को मिलता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। वायदा कारोबार पर भी फोकस होगा, कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स है स्टॉक फ्यूचर्स की नवनीत के पास, वो भी लेंगे। और साथ ही हमारी लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, मेटल वेयर, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, बड़ा भरपूर एक्शन है। तो इन सारे सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा एक्शन आज दिखा सकते हैं, जहां आपके लिए मौका बन सकता है ट्रेडिंग का, इन पर बात करेंगे हमारे तीनों एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और नवनीत डागा। अब नवनीत से मैं कुछ स्टॉक्स पूछ रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की राय उन्होंने दी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जहां पर उन्हें एक्शन दिख रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी की राय है नवनीत की तरफ से। नवनीत बताइए क्यों पसंद किया आपने और क्या टारगेट्स है इसके लिए? देखिए अनिल जी, LIC हाउसिंग ऐसे वीक मार्केट में भी अप ट्रेंड में है स्टॉक, अभी भी उसमें से करेक्शन देखने को मिला है। फ्रेश 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 515 के लेवल से करेक्ट होकर 480-490 के रेंज पे आया है। अभी इसकी ये अब जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जिसके अंदर में मोमेंटम अभी भी बहुत पॉजिटिव है, ऐसे वीकनेस के अंदर में मार्केट में चांस मिलता है तो उनके अंदर में डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। सपोर्ट लेवल है जो 480 के नियर अबाउट है, तो समवेयर नियर टू 485 से 488 की रेंज में एंट्री प्राइस मिलती है, तो उसके अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अपसाइड पे वापस 505 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और नीचे में 475 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं मार्केट पे। ओके, तो ये राय है L&T हाउसिंग फाइनेंस पर तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट नवनीत आपको दे रहे हैं। लेकिन राकेश, मेरा सवाल आपसे सन फार्मा के ऊपर है, ये कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? यहाँ पर कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं। CLSA ने कहा है कि ये उनके बेस्ट कन्विक्शन आइडिया है इस साल के लिए। क्या यहाँ पर तेजी देखी जा सकती है? पिछली बार थोड़ी कमजोरी इसमें देखने को मिली है अलग अलग खराब खबरों की वजह से US FDA से रिलेटेड। नहीं हेमंत जी, अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें इसका शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों नेगेटिव है और स्टॉक में ऊपर की तरफ देखें तो 810 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 810 के लेवल्स ऊपर में तोड़ता है तभी तेजी देखने को मिल सकती है। एल्स चार्ट नेगेटिव है, बेचने टेक्निकली ये सेल है 810 के स्टॉप लॉस के साथ, और टेक्निकली ये 758 759 तक गिर सकता है। हेमंत जी, अगर फार्मा में कहीं कोई पॉजिटिव रुझान है तो वो बायोकॉन के अंदर है, जहां पर हम नीचे की तरफ देखें तो 502 रुपए के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट आता है। टेक्निकली बायोकॉन का स्ट्रक्चर फार्मा में सबसे बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है। बिल्कुल, और बायोकॉन में मैं बता दूं कल के सेशन में 2.5% के आसपास की कमजोरी थी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 10% की कमी आई, 4 लाख शेयर जुड़े। तो कुछ तेजी की पोजीशंस जरूर कम होती हुई दिखी है, लेकिन हाँ उतनी मंदी की पोजीशंस नहीं बनी, और शायद यही वजह की राकेश पसंद कर रहे हैं बायोकॉन को खरीदारी के लिए। आज से एक ऑप्शंस की रणनीति लेना चाहता हूं, नवनीत हमारे साथ है। नवनीत, मेरे ख्याल से वेदांता इसका ऑप्शन ट्रेड करने की राय दे रहे हैं आप? देखिए अनिल जी, ओवरऑल मेटल स्ट्रक्चर काफी हद तक पिटा हुआ है और इसके अंदर में कंटिन्यूएशन मोमेंटम डाउनसाइड पे ही दिख रहा है। वेदांता के लिए यह पोजीशन इसलिए चूज की है क्योंकि स्टॉक चल रहा है 81 के लेवल्स पे और इसके अंदर में मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट आप 85 के लेवल्स पे देखेंगे, तो देखेंगे कि जो पुट राइटर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं और इसके अंदर में फ्रेश अनवाइंडिंग आ सकती है। और ऊपर के साइड पे कॉल ऑप्शंस के अंदर में मैक्सिमम कॉल ऑप्शंस है जो 20 से 25 लाख के शेयर्स 90 से 95 के रेंज पे है, तो लग रहा है कि काफी हद तक अनवाइंडिंग कंटिन्यू रहेगी और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 80 का पुट ऑप्शंस अपन बाय करके चल सकते हैं एट अ लेवल्स ऑफ 3 से 3.20 की रेंज पे, और नीचे में एक स्टॉप लॉस बना के चले वो 1.2 लेवल्स का, और अपसाइड टारगेट इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शंस का 6 रुपीज का रखना चाहिए।
ऑलराइट, चलिए महेश ये बताइए कि कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, अलग अलग अब नीचे के लेवल्स बताए जा रहे हैं जो कच्चे तेल में आगे जाकर अचीव हो जाएंगे। $33-34 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। एविएशन कंपनियों को किस तरह से आप आज अप्रोच करेंगे? कल के कमजोर बाजार में भी ये कंपनियां आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी, हरे निशान में ट्रेड कर रही थी। क्या आज भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, बेटर परफॉर्मेंस मार्केट्स के बनस्पत? और आपको कौन सा शेयर पसंद है इसमें से? तो जैसे मैंने स्टांस रहा है मुझे, आई थिंक एयरलाइन कंपनीज इन माय ओपिनियन शुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। और प्राइमरी रीजन आई थिंक अगर हम अंडरलाइन देखें तो ETF प्राइसेस का करेक्शन, और जैसे ब्रेंट और करेक्ट हो रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्ट कोरिलेशन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर मार्जिन्स एक्सपेंशन विल पैन आउट। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए जो पैसेंजर लोड फैक्टर्स हैं, आई थिंक ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस आई थिंक दैट हैज शोन इंक्रीजिंग साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। तीसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि आई थिंक जो एक कॉम्पिटिटिव फेयर्स की हम बात कर रहे थे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दैट इज प्रॉब्ली नॉट कमिंग थ्रू। और जैसे हम देख रहे हैं कि आई थिंक द कैपेसिटी एडिशन जो हो रही है और जो डिमांड बढ़ रही है और जो डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है कुछ क्वार्टर्स में, I think that will itself kill the airline sector point. तो in that sense itself मुझे लगता है I think इंडिको पे एक क्लियर होल्ड बनता है, अर्निंग्स काफी अच्छी हो सकती है, मार्केट शेयर है, और जहां तक उनकी आई थिंक जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है दैट शुड कंटिन्यू। एंड इन दैट इक्वल ब्रेथ मुझे लगता है आई थिंक स्पाइस जेट के भी नंबर्स आई थिंक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स शुड बी गुड। बिल्कुल। तो सलाह यही रहेगी कि आई थिंक क्लियर होल्ड ऑन इंडिको, एंड एज अ टैक्टिकल प्ले आई थिंक जेट और स्पाइस जेट कैन बी प्ले। ओके, तो ये रहा एविएशन स्टॉक्स पर। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के बड़े जाने माने एक्सपर्ट्स, हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नजर रखते हैं, जो चीन के डेवलपमेंट पर ज्यादा नजर रखते हैं, वो कितनी बड़ी चिंता मान रहे हैं चीन को, चीन में क्या हो रहा है, उनके हिसाब से आगे क्या हो सकता है। मार्क मोबियस, मार्क फाबर, जॉर्ज सोरोस, ये इतने बड़े बड़े लीजेंड हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय चीन पर क्या है और आगे दुनिया भर के बाजार कैसे रहेंगे, ये बताएंगे हम। एक खास लिंक होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय दुनिया भर के बाजारों को जो सता रही है वो चाइना के मार्केट से आ रही है, और दुनिया भर के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इसको किस तरह से देख रहे हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। नियति बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नियति, बताइए क्या कहना है दिग्गजों का? बड़ा देश, बड़ी समस्या, बड़े निवेशकों की राय बटी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने हेमंत। जिस तरह से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, बड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन बहुत ज्यादा बड़ा सरदर्द नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि चीन की जो मंदी है या जो समस्या है वो और ज्यादा गहरा सकती है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के मार्क मोबियस तो चिंतित ही नहीं है चीन को लेकर के, बिल्कुल भी। इनका मानना है कि चीन के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, उनको बिल्कुल कोई समस्या यहाँ नजर नहीं आ रही है। हालांकि मानते हैं कि इस साल ग्लोबल बाजारों में या दुनिया भर के बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि यही उतार चढ़ाव में आपको निवेश के बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। दिग्गज हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस मगर काफी ज्यादा कॉशियस है। इनको चीन की इकोनॉमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहते हैं कि इकोनॉमी इनकी कमजोर हो रही है, और ये जो बार बार चीन अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन कर रहा है, बहुत खराब संकेत है। चीन अपनी समस्या को दूसरे देशों में अब ट्रांसफर कर रहा है, और अगर ये हालात जारी रहते हैं तो दुनिया भर के बाजारों में 2008 जैसी मंदी भी देखने को मिल सकती है। वहीं मार्क फाबर, जो कि ब्लूम और डूम रिपोर्ट के पब्लिशर हैं, इनको मानना है कि ग्लोबल लिक्विडिटी की कमी का कारण चीन तो है ही नहीं, सबसे बड़ी चिंता का कारण है क्रूड, और क्रूड की जो गिरती कीमतें हैं वो आगे भी ग्लोबल बाजारों पर असर अपना दिखाती रहेंगी। इनका मानना है कि अमेरिकी बाजारों में पिछले 5 साल में जिस तरह की आपने गिरावट नहीं देखी है, S&P इंडेक्स आपको वहां पे उतनी बड़ी गिरावट दिखा सकता है, लेकिन किसी का नुकसान तो किसी का फायदा। क्रूड गिरेगा तो सोना चमकेगा, इसीलिए आपको सोने में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, और साथ में सोने में कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं उसमें आपको निवेश करने के मौके ढूंढने की सलाह दे रहे हैं। यानी कि सारे एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग आती दिख रही है, लेकिन एक बात सही है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि दुनिया में जो दिक्कतें हैं वो चीन से कम है, कच्चे तेल की गिरावट से ज्यादा है, क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट से लिक्विडिटी सिस्टम में खत्म हो जाएगी। लिक्विडिटी खत्म होगी तो फिर दिक्कत ज्यादा है। तो ये देखना होगा इंटरेस्टिंग कि क्या कच्चे तेल में रिकवरी आती है, जिसके आसार तो दिख नहीं रहे। जॉर्ज सोरोस ये मान रहे हैं कि चीन की दिक्कतें ज्यादा है और 2008 तक की मंदी वैसी हो सकती है। लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है इन तीनों एक्सपर्ट से सुनकर, मयूरेश उस पर आपसे भी राय लेना चाहता हूं मैं फंडामेंटली। अब रीजन कुछ भी माने, जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि चीन की करेंसी की डिवैल्यूएशन, वहां की इकोनॉमी की ग्रोथ धंधी हो रही है, इस वजह से दिक्कत है। लेकिन
मार्क मोबियस, मार्क फावर ये मानते हैं कि दिक्कत चीन की नहीं है, क्रूड की वजह से है। लेकिन दिक्कत तो दोनों ही मिलाकर देखें तो दिक्कत तो है। फिर इसका मतलब क्या इन 3 बड़े दिग्गजों की राय से ये निकाला जाए कि तकलीफें ग्लोबल मार्केट की जल्दी खत्म नहीं होने वाली है? तो क्लियरली अनिल जी, आई थिंक जैसे हम डेटा देख रहे हैं और डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, चाइनीज डेटा पॉइंट्स कैसे आएंगे किसको भी पता नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन एक्चुअली ओपाइन ऑन दैट। लेकिन जहां तक ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का सवाल है और जो IMF के हम करें एस्टिमेट्स लेते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक देयर इज स्लो डाउन हैपनिंग। और अगर हम क्रूड की मूवमेंट ट्रैक करें तो यही दर्शाता है कि आई थिंक डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स है क्लियरली फेवर में नहीं है ऑफ ग्लोबल ग्रोथ रिवाइविंग सून। इसका मतलब ये नहीं होता कि आई थिंक इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्ली विल नॉट डू वेल, वी माइट जस्ट गेट स्वेड इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ से इन द नियर टू मीडियम टर्म, बट लॉन्गर टर्म के हिसाब से आई थिंक वी आर स्टिल अ डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी। और ये एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। हमारी हम कॉर्पोरेट डेट की अगर बात करते हैं विच इज टेकन ओवरसीज, आई थिंक इट इज फार लेसर देन व्हाट यू आर कंपेयरिंग विद चाइना। तो मुझे लगता है आई थिंक दोनों इकोनॉमीज को हम एक स्ट्रिक्ट कंपैरिजन चार्ट पे लगाएं तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी इज मोर डोमेस्टिक ड्रिवन। आई थिंक उनकी कॉर्पोरेट डेट टू GDP अगेन इज फार लेसर इफ यू कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग प्लेयर्स। और जहां तक करेंसी का भी सवाल है तो आई थिंक यूर फार मोर रेजिलिएंट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप अप्रोच रखते हैं इन दीज मार्केट्स, एक बहुत अच्छा विकल्प मिल सकता है और एवरी करेक्शन दैट यू माइट प्रॉब्ली विटनेस विथ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। और मुझे लगता है आई थिंक अगर आप ये होल्ड ऑन करते हैं स्टॉक्स ओवर द नेक्स्ट 1 year 1.5 year, आई थिंक आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो आई थिंक आई एम नॉट ओवरली प्रिटर्ब्ड मेजर करेक्शन इनटू द इक्विटी मार्केट्स। आई थिंक दिस बिकम्स एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, चलिए इस समय आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, L&T की जगह रिलायंस इंडस्ट्रीज को एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में शामिल करने की बात करी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अंदर आएगा और L&T वहां से निकलेगा, ये कहना है क्रिस वुड का जो CLSA के हैं। और ये एक नेगेटिव खबर है L&T के लिए। अब हम कुछ देर पहले बता भी रहे थे कि L&T में दबाव देखने को मिल सकता है। आज जो बड़ी ऑर्डर मिला है उससे कुछ खास इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर नहीं होगा। ऑर्डर छोटा सा ही है, 2450 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन क्रिस वुड का ये कहना है कि वो अब L&T को बाहर कर रहे हैं इस लॉन्ग ओनली फंड से और रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, CNBC आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हम राय भी लेंगे अपने एक्सपर्ट की, लेकिन ब्रेक के बाद अच्छी तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है। बाजार को सहारा देने का काम अगर किसी एक शेयर दिग्गज ने किया है तो वो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। सब पर बात ब्रेक के बाद।